तो गाइज आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई मूवी पायरेट टू सेगनेटी रिवेंज को। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहला पार्ट देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता ही होगा मैंने उस मूवी को देखते देखते 6 बार हिलाया था, तो ये तो फिर भी पार्ट 2 है। तो मेरी इस दुगनी मेहनत के लिए एक लाइक कर सकते हैं और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जो एक प्रीस्ट को एक टापू पे छोड़ने जा रही होती है। शिप के कैप्टन को उनकी तरफ एक शिप आती हुई दिखाई देती है। प्रीस्ट उससे पूछता है क्या ये लुटेरे हैं? कैप्टन कहता है हाँ, पर ये इस समुद्र के नहीं है, ये अरेबिक शिप है और पता नहीं ये यहाँ क्या करने आई है। प्रीस्ट टेलीस्कोप के द्वारा देखता है उनके झंडे पर अरेबिक में कुछ लिखा होता है और वो कैप्टन से पूछता है ये क्या लिखा है। कैप्टन कहता है उस पे लिखा है दुनिया में जी फैंग के अलावा कोई गॉड नहीं है। फिर वो अपने क्रू से गोला बारूद तैयार करने के लिए कहता है, पर अचानक वो लुटेरों की शिप गायब हो जाती है। वो उसे देखकर काफी खुशियां मनाते हैं और प्रीस्ट गॉड को शुक्रिया करने लगता है। तभी वो लुटेरों की शिप उनके पास आकर पानी से निकलती है। कैप्टन प्रीस्ट को अपने कैबिन में छुपने को कहता है। कैबिन में आकर प्रीस्ट एक मायावी पत्थर को अपनी जेब से निकालकर उसे खा लेता है। कैप्टन के क्रू का ही एक बंदा प्रीस्ट को एक संदूक में छुपा देता है और बाहर से उसे गार्ड करता है। लुटेरे शिप पर आ जाते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। लुटेरों का कैप्टन कैबिन में आकर उस लड़के को मार देता है और संदूक में से प्रीस्ट को निकालकर वो सबको बंदी बना लेते हैं। लुटेरों का सरदार प्रीस्ट से उस पत्थर के बारे में पूछता है। प्रीस्ट उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ जी फैंग आ जाती है। वो प्रीस्ट के मुंह में एक स्क्विड का जहर डालती है जिससे प्रीस्ट जी फैंग के वश में आ जाता है। लुटेरों का कैप्टन के पूछने पर वो सब कुछ सच सच बता देता है कि मणि मेरे अंदर है। जी फैंग उसके पेट में चाकू मारकर मणि निकाल लेती है। प्रीस्ट का ही एक साथी कहता है कि गॉड तुम्हें नहीं बख्शेगा, तुमने एक प्रीस्ट की हत्या की है। लुटेरों का कैप्टन कहता है यहाँ सिर्फ एक ही गॉड है और वो जी फैंग है, और वो सभी लोगों को मार देते हैं और शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमें 20 दिसंबर 1763 के समय में एडवर्ड की शिप को दिखाया जाता है। एडवर्ड ऑक्सफोर्ड से अपनी तारीफों को एक बुक में लिखवाता है। एडवर्ड बताता है कि मैंने इजाबेला और मैनुअल को सही सलामत एक टापू पर छोड़ दिया और मेरी ताकत के आगे विक्टर भी ना टिक सका, मैंने उसे धूल चटा दी। ऑक्सफोर्ड कहता है पर हम वू की वजह से जीते, अगर वो तोप ना चलाता तो हम सब मारे जाते। गाइज मैं यहाँ आपको बता दूं, वो वही बंदा है जिसे मैंने पिछले पार्ट में एशियन कह दिया था, क्योंकि उस पूरी मूवी में इसका नाम नहीं बताया गया था। फिर एडवर्ड बड़ी अजीब सी हंसी के साथ कहता है मैंने उसे सही समय पे ऑर्डर दिए, इसीलिए वो लुटेरों की शिप को खत्म कर पाया, और कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो। एडवर्ड आगे की स्टोरी बताता है, पर जो वो बताता है हमें उसका कुछ उल्टा ही दिखाया जाता है। जैसे एडवर्ड बताता है जूल्स क्रू को रोज 2 से 3 बार लड़ना सिखाती है, जिसे वो लोग बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से देखते हैं। फिर हम देखते हैं क्रू फाइट सीखने के बहाने जूल्स के टाइट टाइट निप्पल ताड़ते हैं। आगे एडवर्ड बताता है कि वू की बहन आई चाओ बहुत सारे आदमियों के साथ हमारी शिप पर आई। मैंने आज से पहले इतने सारे आदमी एक शिप पर इतने खुश नहीं देखे थे। शायद आई चाओ बहुत मेहनत करती होगी उन सबको खुश रखने के लिए। आई चाओ अपने भाई वू को जादुई गोला बारूद बनाने के लिए प्राचीन जादुई चाइनीज किताब देने आई थी। जब से वो आई है क्रू की सारी थकान दूर हो गई है। वो रात को कुछ आदमियों को अपने कमरे में ले जाती है और उनकी मसाज करती है, जिससे उनकी हड्डियों को पूरे दिन की मेहनत के बाद काफी आराम मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है आई चाओ लोगों को कैसे मसाज देती है। वो 2 लड़कों को अपने कमरे में ले जाती है और उनसे अपना काम चौदह करवाती है। बाहर खड़े एडवर्ड को लगता है वो लोगों को मसाज दे रही है। फिर एडवर्ड अपनी बातों को जारी रखते हुए बताता है कि हमारे पास सरीना की कजन ओलिविया एक खत लेके आई। सरीना ने खत के थ्रू हमें बताया जमीका की गवर्नमेंट ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब से उसकी कजन ओलिविया हमारे साथ रहेगी। एडवर्ड आगे कहता है और हम जल्द ही सरीना को छुड़ा लेंगे और मैं अपनी ताकत से समुद्र के सारे लुटेरों को खत्म कर दूंगा। इतना लिखवाने के बाद एडवर्ड ऊपर डेक पर आता है जहाँ ओलिविया भी आ जाती है। एडवर्ड ओलिविया से कहता है तुम फिक्र मत करो, हम गवर्नर से बात करके सरीना को छुड़ा लेंगे। ओलिविया कहती है गवर्नर सरीना को कभी नहीं छोड़ेगा। एडवर्ड कहता है जब हम उसे बताएंगे कि सरीना ने कैसे हमारी मदद की थी विक्टर को मारने में, तब वो उसे जरूर छोड़ देंगे। ओलिविया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किंग जॉर्ज ने समुद्र के सारे लुटेरों को खत्म करने का वादा किया है और उनकी नजर में सरीना भी एक लुटेरी है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं किसी भी हालत में उसे छुड़ा कर रहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक महल दिखाया जाता है जिसमें 2 लड़कियां जो गवर्नर की बेटी होती है वो एक कमरे में होती है। तभी कोई उस कमरे का दरवाजा बजाता है। उनके दरवाजा ना खोलने पर वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम गवर्नर की बेटी हो?
लड़कियां कहती है हाँ और प्लीज मैं मत मारना सर। वो आदमी कहता है मुझे सर मत कहो, मुझे डेविल डिक कहो और मुझे बताओ तुम्हारे पिता की तिजोरी कहाँ है। लड़की अपनी पिल्लो की तरफ इशारा करते हुए कहती है हमारे पास तिजोरी तो नहीं पर हमारी पिल्लो बहुत गोरी है। डेविल डिक उनकी लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ कोई आदमी आकर कहता है गवर्नर आपसे कैप्टन एडवर्ड मिलने आए हैं। दरअसल डेविल डिक कोई और नहीं गवर्नर ही होता है। वो अपनी बेटियों के साथ खेल खेल रहा था। गवर्नर अपने नौकर से कहता है तुम्हें मैंने मना किया था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, जाओ उससे कहना मैं किंग जॉर्ज को खत लिख रहा हूँ और उन्हें डाइनिंग एरिया में मेरा इंतजार करने को कहना। नौकर के जाने के बाद वो फिर से अपने डेविल डिक वाले रूप में आकर अपनी बेटियों के साथ खेलता है और उसके बाद वो उन दोनों को काफी देर तक पेलता है। फिर हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो गवर्नर का पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ गवर्नर आ जाता है और आते ही जूल से शायरी के रूप में कहता है मेरा नाम है बारोन विलियम हेनरी लिटिलटन, आजा मेरे साथ मेरे रूम में, काफी देर तक करेंगे फन, तेरा खुश हो जाएगा मन देख के मेरा 6 इंच का लन, तेरी चीखें निकल जाएगी जब मैं चलाऊंगा अपनी मशीन गन, तू मुझसे मांगेगी भी कि बस कर दो अब जल्दी से डन, मम्मी बुला रही है बेबी आई हैव टू रन। शायरी खत्म होने के बाद वो जूल से फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो एडवर्ड को बधाइयाँ देता है और उससे पूछता है कि तुमने इतने बड़े लुटेरों को कैसे हराया। एडवर्ड उससे अपनी झूठी तारीफ करने लगता है और कहता है मैंने अकेले ही सारे लुटेरों का खात्मा कर दिया। गवर्नर कहता है क्या सारी तोपें तुम अकेले चला रहे थे? एडवर्ड कहता है नहीं, वो गनर चला रहा था। गवर्नर कहता है तो ये कहो कि तुम अपने गनर की वजह से जीते हो। एडवर्ड की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो सीधे पॉइंट पर आता है और गवर्नर से सरीना को छोड़ने को कहता है। गवर्नर मना कर देता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब किंग जॉर्ज के हाथ में है। जूल्स उसे अपने निप्पल दिखाती हुई पूछती है कोई तो रास्ता होगा। गवर्नर कहता है हाँ एक रास्ता है, तुम्हें एक मणि लानी होगी जो जीफिंग नाम की लुटेरी के पास है जो अपने आप को गॉड बताती है। उसके बाद एडवर्ड अपनी शिप पे आकर सबसे बताता है मुझे पता चला है वो लुटेरे शिबोबा आइलैंड आने वाले हैं, तो मैं और जूल सुबह उस आइलैंड जाकर उनका पता लगाएंगे और मेरे पीछे शिप का कैप्टन ऑक्सफोर्ड रहेगा। दरअसल वो अपनी शिप इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि वो विक्टर से लड़ते हुए डैमेज हो गई थी। एडवर्ड ऑक्सफोर्ड को सोने के सिक्के देता है शिप को रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूल्स के कमरे में ओलिविया आती है और वो काफी देर तक एक दूसरे की पिल्लो सहलाती है। उसके बाद एडवर्ड और जूल्स एक शिबोबा जाने वाली शिप में बैठकर शिबोबा पहुंच जाते हैं। वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं जिससे वो लुटेरों को जल्दी ढूंढ सके। रास्ते में काफी गोलाबारी होती है जिससे बचकर एडवर्ड एक टेंट में घुस जाता है जहाँ औरतों की बोली लग रही होती है। पहली औरत को 16 चांदी के सिक्कों में एक बोना खरीद लेता है। फिर बोली लगाने वाला आदमी दूसरी लड़की को लाता है जिसकी बोली वो 50 सिक्कों से शुरुआत करता है। एडवर्ड के बराबर में एक अंधा बुड्ढा खड़ा होता है। वो बुड्ढा एडवर्ड से कहता है मैं देख नहीं सकता, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसी दिखती है? एडवर्ड उसे बताता है उसके बाल काले और सुनहरे हैं, उसका बदन सफेद स्मूथ और क्रीमी है। बुड्ढा कहता है क्या तुम मेरे लिए बोली लगा सकते हो? एडवर्ड कहता है जरूर, पर क्या तुम चाइनीज लुटेरी जी फैंग के बारे में जानते हो? बुड्ढा कहता है तकरोव तुम्हें उसके बारे में कुछ बता सकता है। तकरोव वही बंदा होता है जो बोली लगा रहा था। तभी बोली के दाम बढ़ने लगते हैं। बुड्ढा भी एडवर्ड से दाम बढ़ाने को कहता है। एडवर्ड उस लड़की को खरीदने के पीछे लग जाता है क्योंकि एडवर्ड को तकरोव से बात करनी थी और तकरोव एक ऐसा बंदा था जो उसे जी फैंग के बारे में कुछ बता सकता था। एक आदमी और एडवर्ड में लड़की को खरीदने को लेकर बहस हो जाती है। आदमी 300 लगाता है, एडवर्ड 400, तो वो आदमी 500। बुड्ढा कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एडवर्ड कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, और वो उस लड़की को 1000 चांदी के सिक्कों में खरीद लेता है। दूसरी तरफ में जूल्स दिखाई जाती है जिसे एक टेंट पे उन लुटेरों का झंडा लगा हुआ दिखता है। वो अंदर चली जाती है जहाँ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। जी फैंग उससे पूछती है तुम यहाँ क्या करने आई हो? जूल्स के ना बताने पर वो जूल्स के मुंह में वही स्क्विड का जहर डाल देती है जिससे जूल्स जी फैंग के वश में आ जाती है और वो सच बोलने लगती है। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं जो टेकरोव से मिलता है। वो टेकवोर को अपना नाम जैक्सन बताता है। टेकवोर उसे अपने कमरे में लाता है जहाँ काफी सारी नंगी लड़कियां नाच रही होती है। एडवर्ड बातों ही बातों में उससे इनडायरेक्टली जी फैंग के बारे में पूछ लेता है। टेकवोर उसे कहता है मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। उसके बाद टेकवोर वहाँ नाच रही सभी लड़कियों का लड़कों से काम उठवाता है जिसे वो और एडवर्ड काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम एडवर्ड की शिप पे ऑक्सफोर्ड को देखते हैं। वो उसके पास आता है और उससे बताता है उसकी बहन आयचाओ और ओलिविया खो गई हैं। वो दोनों उनको ढूंढने पासी के टापू पर चले जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यही सीन कट हो जाता है और फिर हम एडवर्ड को देखते हैं। टेकरोव एडवर्ड को उसकी खरीदी हुई गुलाम के पास छोड़कर चला जाता है। एडवर्ड अपनी गुलाम से शायरी के रूप में कहता है कि चाहे तू गलती से खरीदी गई हो पर तू माल बड़ी है ठोस। तेरे सेक्सी बदन को देखकर मन करता है कि मैं दबा के लूं तेरी रोज। मैं वादा करता हूँ मेरी 6 इंच की लुल्ली लेके तुझे आ जाएगी मौज। तरसती रह जाएगी ऐसी लुल्ली को फिर नहीं मिलेगी चाहे कितना भी लियो खोज। जितना मजा मैं तुझे अकेले दे दूंगा उससे आधा भी न दे पाएगी पूरी फौज। तलवार सा नुन्नू मेरा चीर देगा तेरा ओज।
शायरी खत्म होने के बाद एडवर्ड उसे काफी देर तक हिलाता है। काम के बाद वहाँ जूल्स आ जाती है जो एडवर्ड के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी वहाँ लुटेरे आ जाते हैं। जी फैंग कहती है जूल्स को शिप पर ले जाओ, कैप्टन को इसकी जरूरत है। एडवर्ड कहता है इसकी जगह मुझे ले जाओ। जी फैंग कहती है ये हमारे कैप्टन का तोहफा है। एडवर्ड पूछता है कौन है तुम्हारा कैप्टन। जी फैंग कहती है तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो, कैप्टन विक्टर सिग्नेटी। उसके बाद वो एडवर्ड को वहाँ से ले जाते हैं जिसे अपना मुंह ढके कोई औरत छुपकर देख रही होती है। वो लोग एडवर्ड को एक अरीना में छोड़ देते हैं जिसके चारों तरफ लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ लुटेरे विक्टर को जिंदा करने के लिए कैलेब्रस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। उधर एडवर्ड के पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। फिर वो मास्क वाली लड़की जो ओलिविया की फ्रेंड मैरी होती है वो दरवाजा खोलने जाती है और ओलिविया उस मॉन्स्टर के ऊपर कूदकर उसे चीरते हुए नीचे आती है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें मार्को दिखाया जाता है जो काफी दुखी होता है क्योंकि उसको लगता है उसने जूल्स को जलाकर मार दिया। उसको नहीं पता होता जूल्स अभी जिंदा है। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम ऐसी लड़कियों के लिए दुखी क्यों हो रहे हो जो किसी को भी अपनी दे देती थी। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की बुलाई है, ऐसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। वो लड़की और कोई नहीं आय चाओ ही होती है। मार्को उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे काफी देर तक हिला के अपने दुख मिटाता है। काम 14 के बाद आय चाओ मार्को से शादी करने के लिए कहती है। मार्को उसे मना करता है पर वो जबरदस्ती करने लगती है। फिर हमें वू और ऑक्सफोर्ड दिखाए जाते हैं। मार्को का दोस्त वहाँ आकर उनके चेहरे पर से कपड़ा हटाता है और वो उन दोनों को कुछ कर्जे के बदले 2 आदमियों को मारने के लिए सौंप देता है। मार्को आय चाओ की शिकायत करने अपने दोस्त के पास आता है। आय चाओ अपने भाई और ऑक्सफोर्ड को बचा लेती है। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं। ओलिविया और मैरी एडवर्ड को अपनी शिप पर ले जाती है और वो लुटेरों के पीछे कैलेब्रस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। एडवर्ड ओलिविया से बताता है कि जी फैंग विक्टर को जिंदा करने वाली है। अगले सीन में एडवर्ड रूम में होता है। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आती है। वो लड़कियाँ पूछती है कि हमें बताओ तुमने विक्टर को कैसे मारा। एडवर्ड उनके सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। वो लड़कियां कहती है तुमने दुनिया को बचाया है, हम तुम्हें इसका इनाम देना चाहते हैं। वो लड़कियां इनाम के नाम पर उसके साथ गंदा काम करती हैं। उसके बाद हम जी फैंग की शिप को देखते हैं। वो कैलेब्रस आइलैंड पहुंच जाते हैं। जी फैंग मनी को समुद्र में फायर करती है। तभी समुद्र के बीच में रास्ता बन जाता है। वो एक आदमी को नीचे भेजती है जो विक्टर की बॉडी को ऊपर लाता है। जी फैंग उसे छूती है। तभी विक्टर जिंदा हो जाता है। इधर ओलिविया को सेंस हो जाता है कि विक्टर अब जिंदा हो चुका है। उधर जिंदा होकर सबसे पहले विक्टर अपनी प्यास बुझाता है। वो जूल्स और जी फैंग को काफी देर तक हिलाता है। मैरी की शिप भी वहाँ आ जाती है। विक्टर वो अत्ता ख्वाल्फा की छड़ी जमीन पर मारता है जिससे समुद्र में एक मुर्दों का जहाज पैदा हो जाता है जिसे एडवर्ड की शिप चकनाचूर कर देती है। वो मुर्दे उनकी शिप पर आ जाते हैं जिनसे वो बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। फिर विक्टर दोबारा छड़ी जमीन पर मारता है जिससे समुद्र में से एक बहुत बड़ी स्क्विड बाहर आती है। सारे मुर्दे उसे देखकर भाग जाते हैं। ओलिविया जी फैंग की शिप पर पहुंच जाती है। उसकी और जी फैंग की लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ वो बड़ी सी स्क्विड मैरी की शिप पर हमला करने वाली होती है। तभी मार्को एडवर्ड की शिप पर आता है और बड़ी सी स्क्विड को गोला मारता है जिससे उसका ध्यान एडवर्ड से हटकर मार्को पर आ जाता है। मार्को वू से गोला मारने को कहता है। वो कहता है पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बहन से शादी करोगे। मार्को मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। अगर वो मना करता तो वो सब मारे जाते। वो स्क्विड को गोला मारता है जिससे वो मर जाती है। दूसरी तरफ ओलिविया जी फैंग से अभी भी लड़ रही होती है। लड़ते लड़ते ओलिविया जी फैंग का सर धड़ से अलग कर देती है और वो विक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। उनके बीच में जूल्स आ जाती है और विक्टर के कहने पर वो ओलिविया पर हमला कर देती है। जूल्स और ओलिविया के बीच लड़ाई होने लगती है। उसी बीच शिप पर एक गोला लगने के कारण विक्टर के हाथ में से वो छड़ी छूटकर पानी में गिर जाती है और जूल्स और ओलिविया के ऊपर एक पिलर आकर गिरता है जिससे वो उसके नीचे फंस जाती है। विक्टर ओलिविया के दिल में तलवार घुसाने लगता है। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है। एडवर्ड और विक्टर के बीच लड़ाई हो जाती है। एडवर्ड बड़ी मुश्किलों के साथ विक्टर को मार देता है। अब जूल्स भी होश में आ जाती है और अब वो जी फैंग के वश में से भी बाहर आ गई थी। एडवर्ड जूल्स को कहता है देखो मैंने विक्टर को मार दिया। वो देखते हैं विक्टर की बॉडी वहाँ से गायब है। अगले सीन में मार्को एक कमरे में बैठा हुआ होता है जो काफी दुखी होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी शादी आय चाओ से हो। तभी उसके कमरे में जूल्स आ जाती है। वो उसे चाकू दिखाते हुए बताती है कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी के साथ कामचोदा नहीं किया और एडवर्ड मेरा कैप्टन है। उस दिन तुम हमें जलाकर मार ही देते। मार्को कहता है ये मेरे दोस्त का आइडिया था और उस वक्त मैं काफी दुखी था इसलिए मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर पाया, पर अब मैं सुधर गया हूँ। जूल्स उसे किस करती है। उसी बीच में आय चाओ आ जाती है। जूल्स कहती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आय चाओ मार्को से पूछती है क्या तुम मुझे प्यार करते हो। मार्को कहता है हाँ। आय चाओ कहती है जब तक तुम मुझे प्यार करते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसके साथ चौदम पट्टी कर सकते हो। मार्को वहीं दोनों को दबा के पेलता है। उसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जो गवर्नर को एक खत लिख रहा होता है। तभी वहाँ मैरी और ओलिविया आती है।
मैरी कहती है हमें शिबोबा आइलैंड जाना है, वहाँ मेरी बहन है। एडवर्ड कहता है पहले हम किंग जॉर्ज के पास जाएंगे सरीना को छुड़ाने, फिर वहाँ से हम शिबोबा आइलैंड की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद वो दोनों एडवर्ड से फ्लर्ट करने लगती है। एडवर्ड वहीं उन्हें दबा के पेलता है। अगले सीन में एडवर्ड शिप चला रहा होता है। वो जूल्स को स्टीयरिंग पकड़ाकर कहता है हमें शिबोबा आइलैंड की तरफ ले चलो, हमें अपनी सिस्टर को बचाना है। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। और इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिले हैं। मेरी नजरों में ये मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से भी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।